नाउ फ्यू टर्म्स जो हमें आगे के क्वेश्चंस के लिए चाहिए, एक है डायरेक्शन रेशोस। डायरेक्शन रेशोस किसे कहते हैं? देखिए, हमारे पास अगर एक लाइन है, ठीक है, उस लाइन के पैरेलल वेक्टर है हमारे पास ए बी सी। इस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है ना ए बी सी, यही लाइन के डायरेक्शन रेशोस कहलाते हैं। यानी लाइन के डायरेक्शन रेशोस कौन है? लाइन के डायरेक्शन रेशोस उसके पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं। जो वेक्टर उसके पैरेलल है उसके कंपोनेंट्स लाइन के डायरेक्शन रेशोस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, और उसका पैरेलल वेक्टर जो है वो है 1 to 9। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशोस क्या होंगे? 1 to 9। 1 to 9 आर द डायरेक्शन रेशोस ऑफ दिस लाइन। फिर डायरेक्शन वेक्टर किसे कहते हैं? ये जो पैरेलल वेक्टर है ना, लाइन के पैरेलल वेक्टर, इसी को डायरेक्शन वेक्टर भी, इसे डायरेक्शन वेक्टर कहते हैं। इसके कंपोनेंट्स को डायरेक्शन रेशोस कह रहे हैं, वेक्टर को डायरेक्शन वेक्टर कह रहे हैं। फिर फर्दर अगर मेरे पास दो लाइंस, क्वेश्चन में बात हुई कि दो लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं, तो उससे हम ये मतलब लिया करेंगे कि अगर लाइन 1 के डायरेक्शन रेशोस ए बी सी थे फॉर एग्जांपल, तो फिर लाइन 2 के भी डायरेक्शन रेशोस ए बी सी ही होंगे। दो लाइंस अगर पैरेलल हों तो दोनों के डायरेक्शन रेशोस सेम होते हैं। अगर लाइंस पैरेलल हैं, एक लाइन के डायरेक्शन रेशोस ए बी सी थे तो दूसरी लाइन के भी डायरेक्शन रेशोस ए बी सी ही होंगे। फिर लास्ट बात, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो फिर हम बात ये किया करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल पहली लाइन के डायरेक्शन रेशोस जो हैं वो A1 B1 C1 है और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशोस A2 B2 C2 है, एंड बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। कैसी लाइंस है? दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। तो उससे हम मतलब ये निकाला करेंगे कि फिर दोनों के डायरेक्शन रेशोस का प्रोडक्ट का सम, डायरेक्शन रेशोस के प्रोडक्ट का सम ले रही हूँ मैं, A1 B1 प्लस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये तीन बातें हैं। डायरेक्शन रेशो किसे कहते हैं? लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है उसी के कंपोनेंट्स को लाइन के डायरेक्शन रेशोस कहते हैं और उस वेक्टर को खुद डायरेक्शन वेक्टर कहते हैं। लाइंस अगर पैरेलल हो तो दोनों के डायरेक्शन रेशोस सेम होते हैं। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो दोनों के डायरेक्शन रेशोस के प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर होता है। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन दैट इज पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय दिस। कहता है कि ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास कर रही है, यानी लाइन का एक पॉइंट दिया हुआ है और लाइन के पैरेलल एक और लाइन भी दी हुई है। देखो, अभी बात हुई किसी भी लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस निकालनी है तो उसके बारे में दो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक, उस लाइन का कोई भी एक पॉइंट पता होना चाहिए। एक, उस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन रेशोस पता होनी चाहिए। दो बातें की ना, डायरेक्शन रेशोस यानी वेक्टर के कंपोनेंट्स पता होने चाहिए और पॉइंट पता होना चाहिए। तो देखो, मेरे पास ये जो लाइन मैंने निकालनी है, ये लाइन और जो मेरे पास गिवन लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। सो जो इसके डायरेक्शन रेशोस होंगे वही मेरी रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशोस होंगे। इसके डायरेक्शन रेशोस क्या है? डायरेक्शन रेशोस किधर होते हैं? हमारे फॉर्मूले में हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस AT। टी का जो कोफिशिएंट है वो मेरा पहला डायरेक्शन रेशो है। टी का कोफिशिएंट यहाँ ये b है और यहाँ जो टी का कोफिशिएंट है जो कि फ़िलहाल 0 है वो मेरा c है। सो तीनों डायरेक्शन रेशोज अगर मैं यहाँ से देखूँ डायरेक्ट इक्वेशन से तो 1 1 एंड 0 है। So the direction ratios of the given line are 1 1 0. Since required line और जो given line है दोनों parallel हैं, तो जो required line है उसके direction ratios भी वही होंगे। क्या बात यहाँ यूज़ की? दो लाइंस पैरेलल हो तो दोनों के डायरेक्शन रेशोज बराबर होते हैं। इसके डायरेक्शन रेशोज और इसके डायरेक्शन रेशोज इस वजह से
1 1 0 ही है। नाउ पैरामीट्रिक इक्वेशंस का फॉर्मूला लिखा, x इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला लिखा x इज इक्वल टू x नॉट प्लस ए टी, y इज इक्वल टू y नॉट प्लस बी टी एंड z इज इक्वल टू z नॉट प्लस सी टी। पैरामीट्रिक इक्वेशन के फॉर्मूले में अब आपने ए बी सी यानी तीनों डायरेक्शन रेशियोज डालनी है, एक्स नोट वाई नोट जी नोट पॉइंट डालना है। पॉइंट आपके पास जो था लाइन का वो ओरिजिन था, सो एक्स नोट की जगह 0, वाई नोट की जगह 0, जी नोट की जगह 0 डाला और ए बी सी की जगह 1 1 0 डाला, तो आपके पास इक्वेशंस ये आ जाएंगी। दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। फिर आपके पास ये क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका पॉइंट दिया हुआ है एंड इज पैरेलल टू दिस लाइन। इस लाइन, ये लाइन और रिक्वायर्ड लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं, इसके डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वही हमारी रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। और हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखने के लिए एक डायरेक्शन रेशियोज और एक पॉइंट ही तो पता होना चाहिए लाइन का। सो डायरेक्शन रेशियोज यहाँ आप 2 -1, ये जो टी के साथ हैं ये आपके ए बी सी हैं, सो ये सी। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 -1 2, सो हमारी रिक्वायर्ड लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज यही होंगे बिकॉज बोथ द लाइन्स आर पैरेलल। सो पैरामीट्रिक इक्वेशंस कैसे होंगी, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में पॉइंट की जगह x1 y1 z1 की जगह ये पॉइंट डाला, ए बी सी की जगह ये रेशियोज डाली, आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन मांगी गई है उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ जाएंगी। अब आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, आप जानते हो कि प्लेन में जब दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा की जाती हैं तो वो लाइंस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। दोज आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। क्वाड 4 को कहते हैं, सो 4 पार्ट्स। इसी तरह अगर मैं 3 परपेंडिकुलर लाइन ले लूँ, ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ये वाई एक्सिस ले लिया। अब इन दिनों के ऊपर परपेंडिकुलर तीसरा एक्सिस जो कि ये मेरी बुल पॉइंट की तरह होगा, यानी पेज में थोड़ा सा बाहर, पेज थोड़ा अंदर, सो इस तरीके से जी एक्सिस और पेज के दूसरी तरफ नेगेटिव जी एक्सिस होगा। जो स्पेस है उसमें जब ये 3 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा की जाती हैं तो वो स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ज़रा आप इमेजिन करें, लाइन ऐसे और फिर ऐसे लाइन रख के देखें, ऊपर 4 पार्ट्स बनेंगे, सेम नीचे 4 पार्ट्स बनेंगे, टोटल 8 पार्ट्स बनेंगे। इन 8 पार्ट्स को ऑक्टेंट्स कहते हैं, ऑक्टाइड। 4 पार्ट्स, यहाँ 4 पार्ट्स बन रहे हैं, हर पार्ट क्वाड्रेंट कहला रहा है। यहाँ स्पेस में जो तीनों एक्सेस पार्ट्स बना रहे हैं, हर पार्ट को हम ऑक्टेंट कह रहे हैं। नाउ यू ऑलरेडी नो कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट हो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। सेम अगर वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है एंड वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होता है। सही है। सो यहाँ मेरे पास जो हम ना इस चैप्टर में 3 प्लेन्स को डिस्कस करेंगे, एक्स वाई प्लेन, वाई जी प्लेन, इन पे बात करेंगे फर्दर, एक्स जी प्लेन, यानी वो प्लेन्स जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से मिलकर बनने वाला जो प्लेन है। नेगेटिव वाले एक्सिस से मिलकर बनने वाले प्लेन्स का फिलहाल जिक्र नहीं करेंगे इस चैप्टर में। सो एक्स वाई प्लेन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बन रहा है प्लेन, इसी तरह एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और जी से मिलकर जो प्लेन बन रहा है दैट इज एक्स जी प्लेन। एक्स वाई प्लेन में जो पॉइंट्स होते हैं उनका हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होता है, जी कोऑर्डिनेट 0 होता है हमेशा, 0 कोऑर्डिनेट, जी कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसी तरह वाई जी प्लेन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, वाई जी कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह एक्स जी प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा, जी कोऑर्डिनेट होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा।
एक्स वाई प्लेन में इस तरह के तमाम पॉइंट्स होते हैं, वाई जी प्लेन में इस तरह के तमाम पॉइंट्स हैं, एंड एक्स जी प्लेन में इस तरह के तमाम पॉइंट्स हैं। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता था फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। ये जो आपको लाइन दी गई है, इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स वाई प्लेन के साथ निकालो, फिर एक्स जी प्लेन के साथ निकालो, वाई जी प्लेन के साथ। ये लाइन एक्स वाई प्लेन के साथ कहाँ इंटरसेक्ट की है? देखिए यहाँ एक बात आपने गौर करनी है कि एक प्लेन और एक लाइन हो तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो एक पॉइंट होता है। ये मेरा पेज एक प्लेन है और ये मेरी बॉल पॉइंट एक लाइन है। सो पॉइंट और ये लाइन और प्लेन जब इंटरसेक्ट किए हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है, सही है। तो वो कहता है लाइन और एक्स वाई प्लेन जब इंटरसेक्ट किए हैं तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है वो फाइंड कर दो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा? इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे? अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसा पॉइंट है जो एक्स वाई प्लेन का पॉइंट भी है और इस लाइन का भी है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसा पॉइंट है ना जो दोनों का है। सो एक्स वाई प्लेन का तो हर पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसका जी कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो आपने यहाँ जी को 0 के बराबर रखा, टी की वैल्यू निकल आई। टी की वैल्यू 3 है, टी की वैल्यू आपने डाली, इससे आपको पता चल गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स वाई प्लेन और लाइन का कौन सा था। इसी तरह इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने एक्स जी प्लेन के साथ निकालना है। एक्स जी प्लेन का पॉइंट और जो लाइन का दोनों का कम्बिनेशन में पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट ही होगा जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। सो वाई कोऑर्डिनेट को 0 रख के आपको टी की वैल्यू मिली। टी की वैल्यू आपने इंसर्ट की तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाएगा कि वो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था एक्स जी प्लेन और लाइन का। इसी तरह आप तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालोगे। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता है वेयर डज द लाइन इंटरसेक्ट द सिलेंडर। ये लाइन और ये सिलेंडर कहाँ एक दूसरे से इंटरसेक्ट किए हैं? देखें एक सिलेंडर हो, ये देखें ये मैंने इस पेज की हेल्प से एक सिलेंडर बना लिया, इसको राउंड किया, एक सिलेंडर बन गया। इसमें से मैं एक लाइन गुजारूंगी ना तो लाइन और सिलेंडर के 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, 2 जगह लाइन सर्कल के साथ इंटरसेक्ट की होगी। सो बाय द वे आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इन दोनों को आपस में हल करें, हल करके आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकली हुई है, वाई की वैल्यू निकली हुई है, इस इक्वेशन में डालो, हल करो, आपके पास टी के आंसर आ जाएंगे। ये टी के वैल्यूज़ आपने यहाँ डाली तो आपके पास 2 टी की वैल्यूज़ हैं, दोनों के लिए आपके पास 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस आएंगे जो कि हमारे पास दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन के और सिलेंडर के। इसी तरह ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहते हैं वेयर डज द लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन। एक प्लेन दिया गया है और लाइन दी गई है। लाइन और प्लेन जहाँ इंटरसेक्ट किए हैं वो वाला पॉइंट बता दो। सो आपने इनको आपस में हल करना है। हल कैसे किया जा सकता है भाई? वाई और जी की वैल्यू यहाँ से निकली हुई है, इधर डाल दो, आपके पास टी निकल आया। ये टी वापस इसमें डालो, आपके पास पॉइंट आ जाएगा, दैट इज़ योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों का है। सो दोनों को हल करके जो पॉइंट निकलेगा वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं शो दैट द लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एंड फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले ये शो करना है कि दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने लाइन 1 में पैरामीटर का नाम टी है, आपने लाइन 2 के पैरामीटर का नाम चेंज कर देना है। सो टी रिप्लेस बाय एस, पैरामीटर का नाम लाइन 2 में एस रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने प्रूव ये करना है कि लाइन 1 और लाइन 2 दोनों इंटरसेक्ट की हैं।
सो मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि इंटरसेक्ट की हैं। अब मैं ये पॉइंट ढूंढूंगी, अगर ये पॉइंट मिल गया, अगर ऐसा पॉइंट कोई एग्जिस्ट कर गया तो इसका मतलब वाकई इंटरसेक्ट की हैं। सो हमने पहले फ़र्ज़ कर लिया कि लेट L1 L2 दोनों इंटरसेक्ट की हैं और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। अगर ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये पॉइंट इस लाइन का भी होगा और इस लाइन का भी होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ऐसा पॉइंट होता है ना जो दोनों लाइन का होता है। सो ये पॉइंट दोनों लाइंस का होगा। अगर ये दोनों लाइंस का है तो दोनों की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। सो क्या किया, इस पॉइंट को लाइन 1 में भी डाल दिया और लाइन 2 में भी डाल के सेटिस्फाई करा दिया। एक्स वाई की जगह ये पॉइंट डाला है, एक्स वाई जी की जगह देखें एक्स नोट वाई नोट जी नोट डाला है। लाइन 1 में भी सेटिस्फाई कराया पॉइंट, लाइन 2 में भी। अब दोनों ही एक्स नोट के बराबर है, दोनों ही वाई नोट के बराबर हैं, तो 2 + t यहाँ 2 + s के बराबर आ गया, 2 + 3t 3 + 4s के बराबर। इस तरह मेरे पास 3 इक्वेशंस बन गई। अब हमारा आगे काम क्या है, हमने ts अगर इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए ts के आंसर निकल आए, ऐसे t और s हमें फाइंड हो गए जब इन तीनों को सेटिस्फाई करते हैं तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हुए थे, ये दोनों बराबर हुए थे, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। तो इस तरीके से चलना है। अब क्या करना है, इनको सोल्व कैसे करना है। मैं टीएस के आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये 3 इक्वेशंस हैं और इनमें अननोन्स कितने हैं, 2, एक टी और एस। आपको पता है 2 इक्वेशंस हों, 2 अननोन्स हों तो उनको सोल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस चाहिए होती हैं। यहाँ हमारे पास 3 है, तो हम हल कैसे करेंगे। देखो, हम इनमें से किसी 2 को आपस में हल करेंगे और टी एस के आंसर निकाल लेंगे। वो जो टी एस के आंसर आएंगे वो इनमें से जो तीसरी क्वेश्चन है उसमें डालेंगे। अगर सेटिस्फाई कर गया तीसरी क्वेश्चन को तो इसका मतलब वो टी एस तीनों के आंसर्स हैं। सो टी एस ढूंढना काम है। अगर ऐसे टी एस मिल गए जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर हुए थे। ये सारा फिर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है। बाय द वे, यहाँ मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 3 इनको सोल्व किया। सोल्व कैसे किया, इक्वेशन 1 में से t की वैल्यू इजीली निकल रही थी, उसको निकाल के इक्वेशन नंबर 3 में रख दी है, तो वहाँ से मेरे पास s की वैल्यू आ गई। वो s की वैल्यू मैंने वापस इक्वेशन 1 में रखी है, तो t की भी आ गई। s और t की इक्वेशन 1 और 3 को सोल्व करके वैल्यूज़ आ गई। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ निकली हैं इनको जो तीसरी इक्वेशन बची है उसमें सेटिस्फाई कराना है। अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब ऐसे एस और टी एग्जिस्ट की हैं। अगर सेटिस्फाई ना हुई तो इसका मतलब ऐसे एस और टी एग्जिस्ट कर ही नहीं पाए, ऐसे एस टी है ही नहीं जो तीनों को सेटिस्फाई कराएं। बाय द वे, एस और टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में डाली, सो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गई, यानी सेटिस्फाई कर गए एस और टी के आंसर। इसका मतलब एस टी ऐसे मौजूद हैं जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तीन इक्वेशंस बनी कैसे थी, दोनों को बराबर रख के। दोनों बराबर क्यों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों बराबर थे, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। ओके, सो हल कैसे किया है, आपके पास टी और एस में 3 इक्वेशंस हैं, 2 को हल करके टी एस निकाले गए हैं और तीसरी वाले में सेटिस्फाई कराए गए हैं। अगर सेटिस्फाई हो गया तो ठीक है, टी एस है की वैल्यूज़ ठीक है। अगर तीसरी को नहीं सेटिस्फाई करते तो इसका मतलब कि हमारा ऐसा टी एस एग्जिस्ट ही नहीं करता और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कोई ये आपस में बराबर नहीं हुए होंगे, ये आपस में बराबर नहीं हुए होंगे, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का नहीं है। इस तरीके से चलेगा क्वेश्चन। बाय द वे, आगे कहता है फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी हमने ये प्रूफ किया है कि लाइनें इंटरसेक्ट की हैं। अब वो कहता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी निकालो। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो आपके पास एस ओ टी के वैल्यूज़ हैं। आप यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है ना, एक्स नोट वाई नोट जी नोट। एक्स नोट वाई नोट जी नोट का आंसर निकालना है तो टी की वैल्यू रख लो या एस की, किसी एक में वैल्यू रखो। यहाँ मैंने क्या किया कि एक्स नोट वाई नोट जी नोट 2 + t के बराबर था, 2 + 3t के बराबर था। यहाँ t की वैल्यू रखते हुए आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। सेम इसी तरह से अगला पार्ट है, ये दोनों लाइंस पहले शो करना है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये दोनों आपस में एक्स एक्स कोऑर्डिनेट वाई वाई कोऑर्डिनेट बराबर हुए होंगे।
बराबर हुए होंगे तो 3 इक्वेशन बनेगी। अगर वो हल हो सकें, तीनों से 2 वैल्यूज़ निकल सकी जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, अगर वो हल हो सकी तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। देखें यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट की हैं और फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया उसे। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। 2 लाइंस दी गई हैं L1 L2। प्रूफ कहता है करके दिखाओ कि दोनों लाइंस स्क्यू हैं। स्क्यू लाइंस प्रूफ करना है। स्क्यू लाइंस कहते किसे हैं? स्पेस के अंदर ऐसी 2 लाइंस, 3D के अंदर ऐसी 2 लाइंस जो ना तो पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्ट करें, ऐसी लाइंस को स्क्यू लाइंस कहते हैं। 2D के अंदर स्क्यू लाइंस नहीं होती। देखो 2D के अंदर अगर 2 लाइंस पैरेलल ना हो तो वो मस्ट इंटरसेक्ट करती हैं। 3D में ऐसा नहीं है। 3D में अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तो ज़रूरी नहीं है वो इंटरसेक्ट करें। वो इंटरसेक्ट कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती। ऐसी लाइंस जो ना पैरेलल हो और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ऐसी लाइंस 3D में स्क्यू लाइंस कहलाती हैं। अगर मुझे इन दोनों लाइंस को स्क्यू लाइंस प्रूफ करना है तो मुझे क्या करना है? मुझे पहले ये प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं हैं, फिर ये प्रूफ करना है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं है कोई। इंटरसेक्ट भी नहीं की, पैरेलल भी नहीं है, तो प्रूव हो जाएगा कि ये लाइंस फिर आपस स्क्यू हैं। ठीक है। पैरेलल कैसे चेक करेंगे कि लाइनें पैरेलल हैं कि नहीं? देखो अगर हमारे पास 2 लाइनें पैरेलल हो ना, ये मेरे पास 2 लाइनें हैं L1 और एक ये लाइन आ गई L2। अगर L1 L2 पैरेलल हो ना तो इनके जो पैरेलल वेक्टर्स है, L1 का जो पैरेलल वेक्टर है, L2 का जो पैरेलल वेक्टर है, ऑब्वियस है वो दोनों वेक्टर्स भी पैरेलल होंगे अगर लाइंस पैरेलल है। अगर लाइंस पैरेलल हो तो उनके जो पैरेलल वेक्टर्स हैं वो भी आपस में पैरेलल होते हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं इन दोनों लाइनों के जो वेक्टर्स हैं वो चेक करूँगी आपस में पैरेलल हैं कि नहीं। वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं? व्हेन दे आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। देखूँगी एक वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से दूसरा बनता है, या एक वेक्टर में से कुछ कॉमन निकालने से दूसरा बनता है। अगर एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल हुआ तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, अदरवाइज नहीं। इस लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है? 7i + 1j - 3k। आपको याद है ना पैरामीट्रिक इक्वेशंस में a b c t के कोफिशिएंट्स हैं। a b c जो हमारे पैरेलल वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हैं वो t के कोफिशिएंट्स के तौर पर हैं इधर। L1 का जो पैरेलल वेक्टर है वो है 7i + 1j - 3k। इसी तरह L2 का जो पैरेलल वेक्टर है वो है -1i + 0j + 2k। ठीक है। सबसे पहले आपने मेंशन करना है कि द लाइन L1 इज पैरेलल। लाइन L1 के साथ जो वेक्टर पैरेलल है वो ये है, और लाइन 2 के साथ पैरेलल वेक्टर, दोनों वेक्टर्स। आप देखना ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के मल्टीपल हैं कि नहीं। देखो इनमें से कुछ भी, मैं इसमें से कुछ भी कॉमन निकालती हूँ तो ये नहीं बनता, ना इसको किसी से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये बनेगा। एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। 7 और 3 इधर कॉम्बिनेशन में है इधर। देखते ही पता चल जाता है मल्टीपल हैं कि नहीं। बाय द वे दीज 2 वेक्टर्स आर नॉट मल्टीपल ऑफ ईच अदर। मल्टीपल नहीं है इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल नहीं है। वेक्टर्स पैरेलल नहीं है इसका मतलब लाइनें भी फिर आपस में पैरेलल नहीं है। तो स्क्यू के लिए पहली बात तो प्रूव हो गई कि लाइंस जो सी हैं वो पैरेलल नहीं है। अब दूसरी बात हमें ये प्रूव करनी है कि लाइनें इंटरसेक्ट भी नहीं की। जो जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्ज कर लिया कि x0 y0 z0 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइनों का तो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ से हमारे पास 3 इक्वेशंस बनेंगी। इन 3 इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे, ऐसे t1 t2 की वैल्यूज़ ढूंढेंगे जो तीनों को सेटिस्फाई कर रही हैं। मिल गई तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, नहीं मिली तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। तो बाय द वे हमने क्या किया, यहाँ से इक्वेशन 1 2 2 को सोल्व किया और तीसरी में सेटिस्फाई कराया।
यहाँ आप देख रहे हो कि इधर जब सेटिस्फाई कराया गया है, पहली दो को सॉल्व करके तीसरी क्वेश्चन में जब T1 T2 की वैल्यू डाली है तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसका मतलब ऐसा TS एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सो TS नहीं एग्जिस्ट किया, सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं है। सो लाइंस जो सी हैं वो आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं की, लाइंस पैरेलल भी नहीं है, इट मीन्स द लाइंस आर स्क्यू। प्रूव हो गया कि लाइंस स्क्यू हैं। स्क्यू प्रूव करने के लिए हमने ये प्रूव करना होता है कि लाइनें पैरेलल भी नहीं है एंड देयर हैव नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नो, ये इसका बी पार्ट है जो सेम ए पार्ट की तरह ही है। नाउ आपके पास अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है डिटर्मिन वेदर द लाइंस आर पैरेलल। दो लाइनें पैरेलल हैं कि नहीं। अभी हमने देखा था दो लाइनें पैरेलल चेक करनी हो तो कैसे करते हैं, हम उनके पैरेलल वेक्टर्स को देखते हैं वो आपस में पैरेलल हैं कि नहीं, बाय लुकिंग एट के वो आपस में मल्टीपल हैं एक दूसरे के नहीं। सो इसके पैरेलल वेक्टर जो है वो -2i + 1j -1k है। सो इसका पैरेलल वेक्टर लिखा है, इसका दोनों के पैरेलल वेक्टर्स। क्या इनमें से किसी एक को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से दूसरा बनता है? तो आप गौर करो, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये वेक्टर बनता है। सो दे आर द स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं। दिस वेक्टर इज फॉर्म्ड बाय 2 टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर। 2 टाइम्स करूँ इस वेक्टर को तो ये बन रहा है, स्केलर मल्टीपल है। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, और अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इसका मतलब लाइनें भी आपस में फिर पैरेलल होंगी। सो पैरेलल चेक करने के लिए आपको दोनों लाइनों के जो पैरेलल वेक्टर्स हैं उनको चेक करना है कि वो आपस में पैरेलल हैं कि नहीं। अभी आपके पास क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं P1 P2 P3। कहता है प्रूफ डिटर्मिन करो, पता करके बताओ तीनों पॉइंट सेम लाइन पे हैं कि नहीं। इस तरह की सिचुएशन है, आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं P1 P2 एंड P3, सही है। और कहा गया चेक करके बताओ ये तीनों कोलिनियर हैं, यानी सेम लाइन के पॉइंट हैं या नहीं। सो चेक करने का क्राइटेरिया क्या है, हम क्या करेंगे, पहले 2 पॉइंट्स में से गुजरने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशोस निकालेंगे, फिर दूसरी 2 पॉइंट्स में से गुजरने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशोस निकालेंगे, ठीक है। P1 P2 लाइन के डायरेक्शन रेशोस निकालेंगे, फिर P2 P3 दूसरे 2 पॉइंट्स से गुजरने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशोस निकालेंगे। अगर डायरेक्शन रेशोस प्रोपोर्शनल हो गए दोनों लाइंस के तो फिर ये तीनों पॉइंट्स जो हैं P1 P2 P3 ये सेम लाइन पे होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ओके, सो डायरेक्शन रेशोस P1 P2 में से गुजरने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशोस कैसे निकालते हैं, आपको पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं P1 और P2, इसमें से गुजरने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशोस निकालने हैं तो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर निकालना पड़ेगा। और P1 P2 एक ऐसा वेक्टर है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। सो P1 P2 ही निकाल लेंगे तो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर आ जाएगा। पैरेलल वेक्टर के ही कंपोनेंट्स को डायरेक्शन रेशियोस कहते हैं लाइन के। सो इस तरीके से P1 P2 लाइन कैसे निकलती है भाई, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ठीक है, x2 - x1 y2 - y1। इस तरीके से डायरेक्शन रेशोस पहली लाइन के निकले और दूसरी लाइन के निकले। दोनों डायरेक्शन रेशोस आप चेक करने हैं प्रोपोर्शनल है कि नहीं। 3 डिवाइडेड बाय -9, माइनस आपस में रेशोस डिवाइड करके क्या इक्वल आ रही हैं कि नहीं। तो आप देखो 3 बाय -9 -7 बाय -7 के बराबर नहीं है, माइनस ये आगे से -7 बाय -3 के बराबर नहीं है, तीनों चीज़ें बराबर नहीं है। इसका मतलब प्रोपोर्शनल नहीं हुए, हैंस द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अगर ये प्रोपोर्शनल हो जाते यानी तीनों फ्रैक्शन सेम बराबर आ जाती, ये आप रेशोज आपस में इक्वल आ जाती, इसे प्रोपोर्शनल होना कहते हैं, तो हमारे पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर होते हैं। अगर आप सेकंड पार्ट में देखो, अगेन पहले 2 पॉइंट्स में से गुजरने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशोस निकाले गए, दूसरे 2 पॉइंट्स से गुजरने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशोस निकाले गए, दोनों को चेक किया, प्रोपोर्शनैलिटी चेक की गई, प्रोपोर्शनल है
देखो ये भी 2/1 है, ये भी 2/1 है, ये भी 2/1 है, तीनों बराबर है। हैंस द गिवन पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर थे। अभी आपके पास क्वेश्चन है, इसके लिए आपको प्रीवियसली पढ़ा रेशियो फॉर्मूले की ज़रूरत है। रेशियो फॉर्मूला क्या था? देखिए, अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स हमें पता है, और एक पॉइंट है जो उस लाइन सेगमेंट को P और Q की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो भी हमारे पास नोन है। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें प्रोवाइड करता है रेशियो फार्मूला। और रेशियो फार्मूला है कैसे? इधर वाली रेशियो आपने इधर वाले एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई की, p टाइम्स x2 प्लस q टाइम्स x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो p प्लस q। इसी तरह इधर भी p टाइम्स y2 q टाइम्स y1 प्लस सम ऑफ रेशियो। ये फॉर्मूला इस तरीके से बना है। ये पॉइंट ऑफ डिवीजन का अगर हमें रेशियो पता हो तो पॉइंट ऑफ डिवीजन पता करने के लिए कि पॉइंट ऑफ डिवीजन किसके बराबर है, उसके कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर हैं, वो पता करने के लिए रेशियो फार्मूला यूज़ होता है। सो नाउ कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द P1 P2 को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बन रही है, ठीक है, दैट इज 2/5 ऑफ द वे फ्रॉम P1 टू P2। लाइन सेगमेंट P1 P2 लाइन सेगमेंट के ऊपर जो 2/5 पर पॉइंट मौजूद है वो पॉइंट फाइंड करो। 2/5 का मतलब है कि अगर लाइन सेगमेंट P1 P2 है तो इसके 5 टोटल हिस्से किए जाएं। अब मैं 4 पॉइंट्स लगाऊंगी तो 5 टोटल हिस्से होंगे, ठीक है, 1 2 3 4, ये 5 टोटल इसके हिस्से हो गए। उसने क्वेश्चन में कहा है 2/5, तो 2/5 का मतलब 5 हिस्सों में से दूसरे नंबर पे जो पॉइंट है वो निकालने को कह रहा है। अब अगर इस पॉइंट को निकालना है, मेरे पास P1 P2 तो क्वेश्चन में मौजूद है, मुझे रेशियो बतानी है कितनी है। तो इस पॉइंट के इस तरफ लाइन के 2 हिस्से हैं और इस पॉइंट के इस तरफ लाइन के 3 हिस्से हैं। तो ये पॉइंट इस लाइन को 2 और 3 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो इस पॉइंट को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? यहाँ वाला एक्स कोऑर्डिनेट इधर वाली रेशियो से 3 से मल्टीप्लाई, सही है, इधर वाला एक्स कोऑर्डिनेट इधर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई 2 से, इसी तरह डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 2 + 3, रेशियो का सम 5 है। फिर वाई कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा? 2 टाइम्स 5, इधर वाली रेशियो इधर वाले कोऑर्डिनेट से, और इधर वाला रेशियो जो है इस साइड वाली रेशियो आप इधर वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करोगे। इस तरीके से रेशियो फॉर्मूला लगे और आपके पास ये जो पॉइंट है जो कि 2/5 ऑन द लाइन सेगमेंट P1 P2 है वो फाइंड हो गया। नाउ आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि पॉइंट और लाइन के दरमियान में डिस्टेंस निकालो। एक पॉइंट दे दिया गया और एक लाइन दे दी गई है। आपके पास क्या सिचुएशन है? एक पॉइंट है और एक लाइन है, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस निकालना है। सो फॉर्मूला क्या है हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट करने का? डिस्टेंस बिटवीन P एंड L इज इक्वल टू AP वेक्टर क्रॉस D वेक्टर मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ D वेक्टर। इसमें एक कौन है? P वो पॉइंट है जिससे आप फासला निकाल रहे हो। P A पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर का पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन। A से मुराद लाइन के ऊपर का पॉइंट है और D से मुराद डायरेक्शन वेक्टर है। डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर वो वेक्टर है जो कि लाइन के पैरेलल वेक्टर होता है, जिसके कंपोनेंट्स को हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है वो हमारा डायरेक्शन वेक्टर होता है। सो D हम निकालेंगे, AP निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे एंड देन फॉर्मूले में वैल्यूज इंसर्ट करके हमें डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा।
ना आ जाए, हमने पॉइंट सबसे पहले ले लिया, लाइन के अंदर ऑलरेडी एक पॉइंट होता है, हमें लाइन का एक पॉइंट चाहिए था, तो ये हमने पॉइंट ले लिया 3, 0 एंड 1, लाइन का पॉइंट आ गया, उसको ए का नाम दे दिया। AP वेक्टर फाइंड किया, AP वेक्टर कैसे निकलता है, x2 - x1 y2 - y1 फॉर्मूला यूज़ करके AP वेक्टर निकल आया। फिर D वेक्टर चाहिए, डायरेक्शन वेक्टर चाहिए, सो माइनस टी के कोफिशिएंट्स चेक करें, ABC आपके डायरेक्शन रेशोज़ हैं और उनसे बनने वाला वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर है, सो -1, 1 एंड 2 डायरेक्शन वेक्टर है, ब्रैकेट्स डाल दी, डायरेक्शन वेक्टर बन गया। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं दो वेक्टर्स का, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, आई जे के पहले वेक्टर्स के कंपोनेंट्स दूसरी रो तीसरे वेक्टर्स के कंपोनेंट, एक्सपेंड किया रो 1 से, आपके पास AP क्रॉस D वेक्टर आ गया। इसकी मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए इस वेक्टर की, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस d कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। सो फॉर्मूले से आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट की, फिर डी की मैग्नीट्यूड भी चाहिए थी, डी की मैग्नीट्यूड भी निकाली, एंड देन आपके पास जब सभी कुछ आ गया तो आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यूज इंसर्ट की, आपका डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन कैलकुलेट हो गया। अच्छा, यहाँ अब क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है पहले शो करो कि लाइंस दोनों पैरेलल हैं। तो अभी हमने पहले भी बात की थी, दो लाइंस पैरेलल तब होती हैं जब उन दोनों लाइंस के जो पैरेलल वेक्टर्स हैं वो आपस में पैरेलल हो जाए, तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो हम इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है और इसका डायरेक्शन वेक्टर है, देखेंगे एक दूसरे के मल्टीपल हैं कि नहीं, उस तरह हमारा वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल प्रूव हो जाएंगे। सो पहले हमने चेक किया है पैरेलल हैं कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा है कि डिस्टेंस निकालो दोनों लाइंस के दरमियान में, तो एक पॉइंट और एक लाइन के दरमियान में डिस्टेंस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो तब भी हमारे पास एक लाइन का पॉइंट ले लें और दूसरी लाइन ले लें, तब भी हमारे पास सेम फॉर्मूला हेल्प आउट करता है। दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में भी डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पॉइंट और लाइन का ही फॉर्मूला लगेगा। सो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस उतना ही होता है जितना डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P पहली लाइन का पॉइंट है एंड L2, जो पॉइंट लाइन के दरमियान में डिस्टेंस होगा वही पैरेलल लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस होता है। सो सेम फॉर्मूला, हमें APD ये सारी चीज़ें पूरी करनी है। सो P जो है वो पॉइंट है जो लाइन 1 का है, लाइन 1 का पॉइंट लाइन 1 की इक्वेशन के अंदर से ही आपको मिलेगा। नाउ अभी तक हमने लाइंस की पैरामीट्रिक इक्वेशंस देखी थी, अभी हमारे पास सिमेट्रिक इक्वेशंस हैं। हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस इस तरह थी, x इज इक्वल टू x0 प्लस AT, y इज इक्वल टू y0 प्लस BT एंड z इज इक्वल टू z0 प्लस CT। इन सब में से अगर t की वैल्यू निकाल ली जाए, यहाँ से t की वैल्यू निकली x माइनस x0 डिवाइडेड बाई a, यहाँ से t की वैल्यू निकली आया y माइनस y0 डिवाइडेड बाई b। इसी तरह तीसरी क्वेश्चन से निकाला z माइनस z0 डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू t, तीनों में से t निकाला, तीनों t के बराबर हैं तो तीनों बराबर हुए। सो यहाँ से आया x माइनस x0 डिवाइडेड बाई a इक्वल y माइनस y0 डिवाइडेड बाई b एंड z माइनस z0 डिवाइडेड बाई c। इस इक्वेशन को सिमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन में से पैरामीटर एलिमिनेट कर दें, यानी t एलिमिनेट कर दें, तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन है वो सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन कहलाती है। आपने यहाँ नोटिस करना है कि सिमेट्रिक इक्वेशन में पॉइंट जो है वो यहाँ x0 y0 z0 यहाँ प्रेजेंट है कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के, और जो मेरे डायरेक्शन रेशोज़ है ABC वो नीचे डिनोमिनेटर्स में है सिमेट्रिक फॉर्म में। सो आ जाए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है दो L1 और लाइन 1 एंड लाइन 2 दो लाइंस दी हुई हैं सिमेट्रिक फॉर्म में, उनकी इक्वेशंस दी हुई हैं
कहता है पहले बताओ ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं, और फिर ये बताओ कि परपेंडिकुलर हैं कि नहीं। दो लाइंस तब पैरेलल होती हैं जब उनके डायरेक्शन वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। तो डायरेक्शन वेक्टर्स, पहली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है 2i + 1j + 2k, दूसरे का। अब ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल तब होंगे जब ये एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। सो आप इजी है कि आप देखो दोनों में से कोई कॉमन निकल के दूसरा वेक्टर बनता है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो नहीं, अगर मैंने इसमें से कुछ भी कॉमन हुई है इसमें से, तो दूसरा वेक्टर नहीं बनता। सो दीज आर नॉट मल्टीपल ऑफ ईच अदर। मल्टीपल ऑफ ईच अदर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल नहीं है। अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब ये जिन दो लाइनों के पैरेलल वेक्टर्स थे वो लाइंस भी आपस में पैरेलल नहीं है। सो लाइंस आर नॉट पैरेलल। अब हमें चेक करना है परपेंडिकुलर होना। देखिए अगर दो लाइंस, मेरे पास एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, अगर ये दो लाइनें परपेंडिकुलर हुई तो ज़रूरी है कि इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है, यानी जो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है और जो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है, वो भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। सो मैं क्या करूँगी, मेरे पास इसका डायरेक्शन, दोनों लाइंस के डायरेक्शन वेक्टर्स है, मैं डायरेक्शन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लूँगी। अगर आपको याद हो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर आ जाए तो दोज टू वेक्टर्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। वेक्टर्स परपेंडिकुलर तब होते हैं जब वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो। तो दोनों के डायरेक्शन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, 2 टाइम्स -1, 1 टाइम्स -2 एंड 2 टाइम्स 2। ये डॉट प्रोडक्ट लिया, आंसर 0 के बराबर आ गया। चूंकि डायरेक्शन वेक्टर्स दोनों के परपेंडिकुलर हो गए हैं, इसका मतलब दोनों लाइंस भी आपस में परपेंडिकुलर थी। यानी दो लाइंस पैरेलल तब होगी जब उनके डायरेक्शन वेक्टर्स पैरेलल होंगे। डायरेक्शन वेक्टर्स पैरेलल तब होते हैं जब दोनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के मल्टीपल हों। इसी तरह दो लाइंस परपेंडिकुलर तब होती हैं जब उनके डायरेक्शन वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो। और डायरेक्शन वेक्टर्स परपेंडिकुलर तब होते हैं व्हेन देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में वो कहता है कि L1 L2 की पैरामीट्रिक इक्वेशंस निकाल दो। देखो पैरामीट्रिक इक्वेशंस, जो सिमेट्रिक इक्वेशंस थी वो कैसे बनी थी, टी एलिमिनेट करके। टी वापस से डाल दो इक्वेशन में, इक्वल टी करके पहले टी के अलग-अलग टी के बराबर तीनों इक्वेट कर दो तो आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन जाएंगी। सो पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइंस आपके पास इस तरीके से आ जाएंगी। इसी तरह दोनों लाइंस की पैरामीट्रिक इक्वेशंस कही हैं तो लाइन 1 की पैरामीट्रिक इक्वेशंस ये हैं। सेम इसी तरह लाइन 2 के पैरामीट्रिक इक्वेशन ये हैं। दो लाइंस है ना, तो आपने दोनों के पैरामीटर को सेम नाम नहीं देना है। एक को टी नाम दिया तो दूसरे को आपने कोई चेंज नाम देना है, उसका नाम आपने एस रख दिया है। लास्ट में सी पार्ट में पूछता है कि डू L1 L2 इंटरसेक्ट, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, इफ सो अगर करती हैं तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो। सो वी ऑलरेडी नो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है। हम पहले सपोज कर लेते हैं कि x0 y0 z0 इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइंस। अगर दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो दोनों की लाइंस की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कराने से हमारे पास 3 इक्वेशंस आती हैं और सेम उसी तरीके से इन तीनों को सेटिस्फाई करते हुए अगर कोई हमें 2 t1 t2 वैल्यूज़ मिल गई, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो निकलेगा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल के दे देंगे, बिल्कुल सेम इस तरीके से जिससे पीछे किया गया था। अगले क्वेश्चन में कहता है L1 L2 आर द लाइंस हुज पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर। पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं। क्वेश्चन में कहता है शो दैट L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। अब ये क्वेश्चन आपके जो पास्ट पेपर्स है ना उनमें आया हुआ है। पॉइंट उसने खुद दे दिया है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, निकाल के दिखाओ कि ये। हम क्या करेंगे, अगेन उसी तरीके से L1 L2 फर्ज कर लेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x0 y0 z0 है। दोनों इक्वेशन को फिर वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों लाइंस का पॉइंट है तो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जिससे 3 इक्वेशंस बनेंगी एंड साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमारे पास t की वैल्यूज़
निकल आई अगर तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हुई तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएगा और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्वेश्चन में जो ऑलरेडी दिया है उसके बराबर निकलना चाहिए।